कहानी की शुरुआत में हमें हीरो अथ्या को दिखाया जाता है जिसके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसके मामा का होता है जो उसे बताता है कि उसकी माँ का देहांत हो चुका होता है और उसे जल्दी आने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो अथ्या कहीं जाने के लिए निकल जाता है और वो अपनी माँ की अंत्येष्टि में पहुँचना चाहता है और वो बस से अपने घर निकल जाता है और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जो हीरो अथ्या है वो अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, लेकिन उसके पास कोई ख़ास काम नहीं है। उसकी एक असिस्टेंट होती है जो कि उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। हालांकि वो जानती है कि उसके पास कोई काम नहीं, लेकिन चूंकि वो उसकी असिस्टेंट होती है इसलिए उसकी हर बात को झेलती रहती है। हीरो अथ्या अपनी डींगें मारता रहता है और किसी न किसी केस के बारे में डिस्कस करता रहता है जो कि उसके पास कभी था ही नहीं। उसके कमरे में हमेशा टीवी चलता रहता है और वो पुरानी जेम्स बॉन्ड टाइप की जासूसी फिल्में देखता रहता है और अपने असिस्टेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है। फिर उसके पास एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि कहीं एक मर्डर हुआ है और वो बिन बुला ही अपने असिस्टेंट के साथ उस क्राइम सीन पर जाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक डिटेक्टिव वाला लंबा सा चोगा पहनता है और हमेशा हाथ में कॉफ़ी लिए इम्प्रेशन मारने की कोशिश करता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि उन्हें ऐसे ही दिखना चाहिए। दोनों जब निकलते हैं तो उनके ऊपर प्याज के छिलके फेंक दिए जाते हैं जिससे पता चलता है कि हीरो की कोई खास इज्जत नहीं और दोनों अपनी कार में मुंह लटकाए निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और हीरो वहां पर सारे क्राइम सीन को ऑब्जर्व करने लगता है और वो देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। हीरो उसके बाद अपनी सूझबूझ से सारी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है और एक एक करके क्लूज इकट्ठे करता है और बताता है कि कैसे क्राइम हुआ होगा और क्या क्या घटनाक्रम घटा होगा। इसके बाद हीरो हर चीज़ को बारीकी से देखने लगता है और उसे वहाँ पर एक लेटर भी नज़र आता है। उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हीरो कहता है कि ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर का केस है। इतने में वहाँ लोकल पुलिस आ जाती है जो कि उसे कोई ख़ास पसंद नहीं करती और इंस्पेक्टर उसे काफ़ी टेढ़ी निगाहों से देखकर घूरने लगता है। उसके बाद उसे काफ़ी बेइज्जत करके धक्के मार कर निकाल दिया जाता है और वो अपना सा मुँह लटकाए अपने असिस्टेंट के साथ वापस लौटने लगता है। असिस्टेंट ने इस बेइज्जती से काफ़ी नाखुश होती है, लेकिन वो उसे हंसकर टाल देती है और वो अपने ऑफिस लौट आते हैं। इसके बाद अथिया का एक दोस्त जो कि क्राइम रिपोर्टर होता है वो उससे मिलने आता है और वो उनके साथ चाय पीने के लिए कहीं बाहर जाता है। वहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तब वो कहता है कि उसे कोई नया केस मिले तो वो ज़रूर बताएं। इसके बाद फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अथिया पुरानी यादों में खोया होता है जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आथिया के उस क्राइम रिपोर्टर दोस्त का उसके पास फ़ोन आता है एक लाश के बारे में। जब आथिया वहां पर पहुंचता है तो वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और आथिया को ही सस्पेक्ट मानकर उसे गिरफ्तार करके थाने में ले आया जाता है। वो काफ़ी मना करता है लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसे थाने ले ही आती है और जेल में बंद कर देती है, जहाँ उसका क्राइम रिपोर्टर दोस्त और उसके असिस्टेंट दोनों ही पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जेल में उसे एक बूढ़ा दिखता है जिसका नाम बाबूराव होता है। वो अपना नाम बाबूराव बताता है तथा अतिया से बोलता है कि उसकी एक बेटी थी जिसका रेप करने के बाद खून कर दिया गया, लेकिन पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही थी और उसे ही जेल में बंद कर दिया। वो उसे अपनी बेटी की फ़ोटो भी देता है और उसके बारे में सब कुछ जानकारी देने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अतिया जेल से छूट चुका है और वो अपने असिस्टेंट से उस केस के बारे में डिस्कस करता है। जेल में मिले बूढ़े ने अत्या को बताया था कि जिस रात उसकी बेटी का मर्डर हुआ था उसके फ़ोन पर 3 लोगों के कॉल आए थे। अब अत्या अपने असिस्टेंट को उन 3 नंबर्स का पता लगाने के बारे में टास्क देता है। अब ये दोनों अजय, वसुधा और हर्षा इन 3 सस्पेक्ट्स के पीछे पड़ जाते हैं और इन लोगों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। ये दोनों देखते हैं कि एक बार में अजय और हर्षा दोनों बैठे हुए हैं। उसके बाद ये सब कुछ डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि अचानक जो अथिया होता है उसकी नज़र सामने एक लड़की पर पड़ती है जो बिल्कुल दिव्या की तरह दिखती है। जब आथिया दिव्या को देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है कि दिव्या जिंदा कैसे है, और जब वो दिव्या से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम दिव्या भी नहीं है। और इस तरीके से अतीका बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या चल रहा है। इसके बाद आतिया दोबारा उसी पुलिस स्टेशन में लौटता है जहाँ पर उसे वो बूढ़ा आदमी मिला था। जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बाबूराव नाम का कोई आदमी नहीं था, बल्कि उसका नाम गोपालन था जो कि एक बेवड़ा यानी कि दारूबाज था। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद आथ्या और उसके असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां पर टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि जो 2 सस्पेक्ट अजय और हर्षा जिनके पीछे ये दोनों लगे हुए थे उन दोनों का खून हो जाता है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और अथिया को ही गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि अथिया के ऊपर ही उन दोनों के खून का इल्ज़ाम होता है। अगले सीन में हमें अथिया को जेल में बताया जाता है जहाँ पर अपनी वही पागलपन की हरकतें कर रहा होता है। वो अपने दोस्त को जाकर हर्षा के घर तलाश करने की कहता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि हर्षा का भी खून हो चुका है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि जिस हथियार से हर्षा और अजय को मारा गया था उस पर उंगलियों के निशान किसी और के नहीं बल्कि अथिया के ही होते हैं और इस तरीके से वो एक प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है।
आतिया ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है कि जिस केस के पीछे वो पड़ा था, उस केस में वो खुद ही फँस गया है। अब उसे समझ में आता है कि केस उसके पास नहीं, बल्कि लोग उसके पास उसे फँसाने के लिए ये सब ताना बुना बुना जा रहा था। आतिया को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। दिव्या कौन थी? वो बूढ़ा आदमी कौन था? अजय और हर्षा को किसने मारा? और आखिर उसे कौन फँसाना चाहता है? इन सब बातों के जवाब हम देखेंगे पार्ट 2 में।